उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं, विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की अर्हताएं, शपथ और पद की सेवा शर्तों के बारे में। तो अर्हताएं: वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो, और किसी लाभ के पद पर न हो वो। किंतु एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ या राज्य की मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होते हैं। इसके नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक होने चाहिए, और 15,000 रुपये जमानत राशि भी जमा करनी होती है उसको। उसे राज्यसभा के एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की सहमति होती है। संकल्प केवल राज्यसभा में बहुमत में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत करा जा सकता है, लोकसभा में नहीं। शपथ या प्रतिज्ञान। तो मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। तो संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित 2 शर्तें बताई गई हैं कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो, और वह किसी भी लाभ के पद पर न होना चाहिए। पदावधि एवं रिक्तता। तो पदावधि उसकी 5 वर्ष की होती है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत के द्वारा, और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत करा जा सकता है, लोकसभा में नहीं। संविधान में उसे हटाने का कोई आधार नहीं है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। पद की रिक्तता। तो 5 वर्ष की अवधि तक पद की समाप्ति होने पर, उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर, उसके बर्खास्त करने पर, उसकी मृत्यु पर, अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो भी नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। शक्तियां और कार्य। तो उसके कार्य होते हैं, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी सीनेट, अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक करा लेना चाहिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा करा जाता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां आदि की व्यवस्था नहीं करी गई है। उससे जो भी वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। 2018 में उसका वेतन 4 लाख रुपये प्रति माह कर दिया है। पेंशन वेतन का 50% मिलती है। भारत एवं अमेरिका उपराष्ट्रपतियों की तुलना।
यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफ़ी भिन्नता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक ही पद पर बना रह सकता है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उसका पद पर नहीं रहता। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि एक नया राष्ट्रपति कार्य ग्रहण न कर ले। उपराष्ट्रपति हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस भी बोला जाता है उपराष्ट्रपति को। यह पद भारत के राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित करा गया है। अनुच्छेद 63 बात करता है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 64 बात करता है उपराष्ट्रपति के राज्यों की परिषद के पदेन सभापति होगा इसके बारे में। अनुच्छेद 66 बात करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में। अनुच्छेद 67 बात करता है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 69 बात करता है उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के बारे में। अनुच्छेद 71 बात करता है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी उससे जुड़े मामलों के बारे में। 1952 पहले थे उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। सेकंड 1957 राधाकृष्णन ही थे। 1962 तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 2007 में बने थे मोहम्मद हामिद अंसारी। 2012 में बने थे मोहम्मद हामिद अंसारी और 2017 में वेंकैया नायडू और 2022 में जगदीप धनखड़। राज्यपाल भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना करी गई है जैसे केंद्र के लिए। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के छठे भाग में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में शामिल हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, इसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता, जैसे कि केंद्र में उपराष्ट्रपति का होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, संवैधानिक मुखिया। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका का निभाता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त करा जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति तो राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जा सकता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। कनाडा, जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त करा जाता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 अर्हताएं निर्धारित करी हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पहला, उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि वह उस राज्य से संबंधित न हो जहां उसे नियुक्त करा जाना है। राज्यपाल के पद एवं सेवा शर्तें तो संविधान में राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण करता है। उसे न तो संसद का सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 2018 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया है। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्रवाई यानी कि क्रिमिनल एक्शन, चाहे वह व्यक्तिगत हो, क्रियाकलाप हो, की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। उसे गिरफ्तार या कारावास में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई प्रारंभ करी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है और बोलता है कि निष्ठापूर्वक दायित्व निर्वहन करेगा, संविधान और विधि की संरक्षण और प्रतिरक्षा करेगा, स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करेगा। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं।
राज्यपाल की पदावधि तो सामान्यतया 5 वर्ष का होता है उसका कार्यकाल, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। राज्यपाल के पास न तो कार्यकाल की सुरक्षा है और न ही कार्यालय की निश्चिंतता। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं बनाई गई है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। उसे दोबारा नियुक्त करा जा सकता है। एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले। ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। बात करें राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य के बारे में, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य, आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद कार्य करते हैं। वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तें, कार्यविधि तय करता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, न कि राज्यपाल। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है। बात करें राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में, तो राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान और विघटित कर सकता है। प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है राज्यपाल, संदेश भेज सकता है। वो राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के छठे भाग को वह नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो व इसका व्यवहारिक अनुभव हो। वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक ही सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। विधानसभा सदस्य की निर्भरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय करता है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। इन अध्यादेशों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक है। वह किसी भी समय किसी अध्यादेश की समाप्ति भी कर सकता है। वह राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करवाता है। बात करें राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में, तो वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी इसको बजट बोलते हैं, राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाए। धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत करा जा सकता है। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष के बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। बात करी जाए राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में, तो किसी व्यक्ति को दंड से क्षमा, उसका प्रलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जाता है। वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला उच्च न्यायालयों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है, जिला न्यायाधीशों के अलावा। बात करी जाए राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में, तो राज्यपाल को नाममात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जो कि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है।
राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। राज्य की संवैधानिक शक्तियों, जिसमें अनुच्छेद 164, 163 और 164 में बता सकते हैं। राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, अनुच्छेद 154 बोलता है। ये संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा उसकी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा संपन्न होंगे। अपने विवेकाधिकार वाले राज्यों कार्यों के अलावा अनुच्छेद 163 अपने अन्य कार्यों करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। अनुच्छेद 164 बोलता है कि राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। यह उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है। संविधान में इस बात की कल्पना की गई थी कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं करी गई। 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता कर दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह की कोई उपबंध नहीं है। संविधान में स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न चिन्ह उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं वैध होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसके विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार हैं जैसे राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक पर आरक्षित रखना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, पड़ोसी केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक के रूप में कार्य करना, राज्य की विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। इस तरह संविधान में राज्यपाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय करी गई है। वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ केंद्र अर्थात राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 164 राज्य की कार्यपालक शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हताओं की बात करता है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण की बात करता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 174 राज्य विधायिका का सत्र सत्रावसान एवं उसका भंग होने के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 200 विधेयक पर सहमति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात करता है। पीएम यानी प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक विवेक और स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करा जा सकता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। शपथ, पदावधि एवं वेतन। पीएम की। प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतःकरण से अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक
निर्वहन के लिए अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित प्रकट नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, वह राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित करे जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। बात करी जाए प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में, तो मंत्रिपरिषद के संबंध में वह मंत्री नियुक्त करने के हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। वह मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णय को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिससे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री, तो वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी के रूप में काम करता है। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री निचले सदन यानी कि लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद को सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने की संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह सभापटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियां एवं कार्य, तो वह नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों को मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है इत्यादि। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करी जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। भूमिका का वर्णन, तो लॉर्ड मॉर्ले के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन सामान के बीच प्रथम के रूप में करा है, कैबिनेट रूपी चाप के रूप में प्रस्तर के रूप में करा है। हर्बर्ट मैरिसन के अनुसार सरकार के मुखिया के रूप में वह सबसे प्रमुख है। सर विलियम बर्नर हार्कोर्ट के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। जेनिंग्स के अनुसार वह सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर ग्रह पर भ्रमण करते हैं। एच.जे. लास्की के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसी धुरी बताया जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण सरकारी मशीनरी घूमती है। H.R.G. ग्रीव्स के अनुसार सरकार देश की प्रमुख है और वह प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। मुनरो के अनुसार वह राज्य की नौका का एक कप्तान है। रैमजे म्योर के अनुसार राज्य के जहाज का मल्लाहड़ है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के साथ संबंध प्रधानमंत्री के, तो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य, तो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे।
वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री भी रहे तो वो 6 लोग थे: मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा, एचडी देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श की बात करता है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्य। अनुच्छेद 88 संसद के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार। केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 74 व 75 में इसके बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हताओं एवं शपथ, वेतन और भत्तों से संबंधित है। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह, परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं करी जा सकती। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जैसे प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेशन 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा करा गया है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित करे जाएंगे। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से करी जाएंगी, उसी प्रकार अव्यक्त भी होंगी। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 88 सदन में मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने, कार्यवाही भाग लेने का अधिकार होगा। उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो की बैठक में भी भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं करी जा सकती। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा के विघटन होने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। अनुच्छेद 74 अनिवार्य है, अतः राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता एवं सलाह के नहीं कर सकता। बिना सलाह एवं सहायता के कार्यकारी शक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य असंवैधानिक होगा और यह अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा। मंत्रियों की नियुक्ति। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्रिपरिषद पर सुशोभित होता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो उसका मंत्री पद रद्द करा जाएगा। एक मंत्री को जो संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने, बोलने का अधिकार है, परंतु वह उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है। मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं उनका वेतन। तो अपनी शपथ में वह कहता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूंगा। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद समय समय पर निर्धारित करती है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 स्पष्ट कर रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी
मंत्रियों को, जिसमें कि राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हैं, त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं। यदि कोई मंत्री मंडल में किसी निर्णय से असहमत है तो उसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पाया कि सामूहिक उत्तरदायित्व का केवल प्रधानमंत्री की सहायता से ही प्राप्त करा जा सकता है। इसलिए जबकि हम ऐसे कार्यकाल को निर्मित न करें और उसे मंत्रियों को नामित और बर्खास्त करने की शक्तियां प्रदान न करें, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं हो सकता। कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं, यहाँ तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी भी जांच की न्यायालय में क्षेत्र से बाहर है। मंत्रियों की संरचना तो 3 श्रेणी होती है इसके: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है जो सरकार का उच्चतम कार्यकारी है। इस क्रम में अगला क्रम उप मंत्रियों का आता है। उन्हें मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त करा जाता है। वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते तथा कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। कई बार मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल करा जा सकता है। उप प्रधानमंत्री मुख्यतः राजनीतिक कारणों से नियुक्त करा जाता है। बात करें मंत्रिपरिषद की, तो मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। अगर बात करी जाए मंत्रिमंडल की, तो ये एक लघु निकाय है। इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं तथा यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। ये वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके लिए कार्य करता है। मंत्रिमंडल की भूमिका तो यह हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी भी है। यह केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है। यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श उस पर बाध्यकारी है। यह मुख्य आपदा प्रबंधक है और सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती है। यह सभी बड़े विधायी वित्तीय मामलों से निपटती है। ये उच्चतम स्तर पर जैसे संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति को भी नियंत्रित करती है। ये विदेश नीतियों और विदेश मामलों को भी देखती है। भूमिका का वर्णन तो रैमजे म्योर ने राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग कहा है। लोवेल के अनुसार कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का आधार है। सर जॉन मैरियट के अनुसार कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। ग्लैडस्टोन के अनुसार कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। बारकर के अनुसार कैबिनेट नीतियों का चुंबक है। बेगहॉट के अनुसार कैबिनेट हाइफन है जो कार्यपालक एवं विधायी विभाग दोनों के साथ जुड़ी होती है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है। एल एम एमरी के अनुसार कैबिनेट सरकार को निर्देशित करने वाला मुख्य उपकरण है। आंतरिक कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट तो यह 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं अपितु इसके बाहर के जैसे प्रधानमंत्री के मित्र और पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते हैं। हालांकि इसके कई दोष हैं। यह एक उच्चतम निर्णय लेने वाले अंग के रूप में कैबिनेट के महत्ताधिकार को कम करती है। बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावशाली भूमिका तथा कानूनी प्रक्रिया को उलझा देता है।
अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग एवं सलाह परामर्श की बात करता है। 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। 77 राज्य भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। 78 राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। 88 सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार। मुख्यमंत्री संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। केवल अनुच्छेद 164 यानी 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। शपथ, कार्यकाल एवं वेतन। कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता का रखूंगा। मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा करा जाता है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां मंत्रिपरिषद के संबंध में। राज्यपाल के संबंध में वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त जैसी नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। कौन? मुख्यमंत्री। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्यपाल के साथ संबंध। अनुच्छेद 163 एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल के प्रति होगी। अनुच्छेद 167 अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने की बात करता है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन की बात करता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व की बात करता है। अनुच्छेद 177 मंत्रियों के अधिकार व सदनों का सम्मान की बात करता है। राज्य मंत्रिपरिषद। भारत का संविधान केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन, भत्तों, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया है। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं करी जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और दी तो क्या नहीं दी। अनुच्छेद 164 मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध की बात करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करी जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री से परामर्श पर करेगा। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अन्य कार्यों के अलावा जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। 94वें संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया है।
मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित करे जाएंगे। अनुच्छेद 166 राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन। सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से की जाएगी। राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की कार्यवाहियों में सुगमता लाने तथा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री कर्तव्य की बात करता है। अनुच्छेद 177 सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार की बात करता है। राज्यपाल द्वारा दी गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। यानी संविधान ने इस बात की मंशा जाहिर करी है कि राज्यपाल की संतुष्टि उसकी व्यक्तिगत नहीं वरन मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होनी चाहिए। मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करी जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक आदिवासी मंत्री भी होना चाहिए। अब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, इसलिए जनजातियों की संख्या वहाँ पे बहुत कम है। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है को दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। मंत्रियों की शपथ एवं वेतन। मंत्री शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भया पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों को राज्य विधानमंडल समय समय पर तय करता है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार का सैद्धांतिक आधार है। अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। इसका तात्पर्य है कि अपने सभी क्रियाकलापों कृत्यों के लिए विधानसभा के प्रति उनका संयुक्त उत्तरदायित्व होगा। वे टीम की तरह कार्य करेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभिप्राय यह भी है कि कैबिनेट के फैसले के प्रति सभी मंत्री प्रतिबद्ध हैं, चाहे वे कैबिनेट की बैठक में अलग हों। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है तो उसके बचाव के लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 164 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत का भी पर्याय दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राज्यपाल किसी मंत्री को तभी भी किसी समय हटा सकता है जब विधानसभा विश्वास में हो, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर ही। कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। इसके अलावा न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद का गठन। संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद के आकार में मंत्री के पद को अलग से विवेचित नहीं करा गया है। मुख्यमंत्री समय और परिस्थिति के अनुसार इस हिसाब से निर्णय करता है। राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या उन्हें कैबिनेट के साथ संबद्ध किया जा सकता है। यद्यपि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और न ही कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में भाग लेते हैं, जब तक कि उन्हें विशेष तौर पर उनके विभाग को से संबंधित किसी मामले में कैबिनेट द्वारा बुलाया न जाए। उपमंत्री इसके बाद होते हैं, उन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। कई बार मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति सामान्यतः स्थानीय राजनीतिक कारणों से करी जाती है। कैबिनेट। मंत्रिपरिषद एक छोटा सा मुख्य भाग कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहलाता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। राज्य सरकार में यही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है। यह राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था से सर्वोच्च नीति निर्धारक कार्यकारिणी है। यह राज्य सरकार की मुख्य नीति का निर्धारक अंग है। यह राज्य सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह भी है। यह राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य समन्वयक होती है। यह राज्यपाल की सलाहकार होती है।
यह आपात प्रबंधक होती है और इस तरह आपात स्थितियों को संभालती है। यह सभी प्रमुख वैधानिक और वित्तीय मामलों को देखता है। ये उच्च नियुक्तियां करता है, जैसे संवैधानिक प्राधिकारी और वरिष्ठ प्राधिकारी सचिवों की। कैबिनेट समितियां ये दो तरह की होती हैं, स्थायी और अल्पकालिक। परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार इन्हें मुख्यमंत्री गठित करता है, अतः इनकी संख्या, संरचना आदि समय समय पर अलग अलग होती है। ये केवल मुद्दों का समाधान ही नहीं करती, वरन कैबिनेट के सामने सुझाव भी देती हैं और निर्णय भी लेती हैं। हालांकि कैबिनेट उनके फैसलों की समीक्षा कर सकती है। अनुच्छेद 163 बात करता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह लेना। अनुच्छेद 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। 177 सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों के अधिकार।